अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 टॉपिक है एटॉमिक रेडियस और मज़ेदार टॉपिक है। इसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएंगे। दिखने में छोटा सा है लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है और एटॉमिक साइज के नाम से लॉन्ग क्वेश्चन भी मे भी पॉसिबल है, लेकिन शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस। अच्छा बेटे, एटॉमिक रेडियस बेसिकली किसी भी एटम का जो साइज होता है बेसिकली हम उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन तक, यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सिंपल बात है, रेडियस है। अच्छा, अब रेडियस फाइंड कैसे किया जाता है? रेडियस को फाइंड ऐसे किया जाता है कि मान लिया अगर दो एटम आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, उनके दरमियान बॉन्ड है, तो एक के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस होगा, जिसे हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे या बॉन्ड डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इस डिस्टेंस का हाफ कर दूं तो बेसिकली एक के न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन तक फासला आ गया, तो ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। मतलब अगर आपके पास दो एक जैसे एटम है, मान लिया मैं कहता हूँ ये भी हाइड्रोजन था, मान लिया ये भी हाइड्रोजन था, वो आपस में जुड़े हुए थे, तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ है अगर मैं उसको हाफ कर दूं तो वो क्या कहलाएगा? रेडियस। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, लेकिन ये केस तब तक है जब तक एटम एक जैसे हैं। जब एटम्स डिफरेंट होंगे तो फिर हम डिफरेंट मेथड से रेडियस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलो ये तो हो गया कि रेडियस हमारे पास क्या था। अब रेडियस किस बात पे डिपेंड करता है ये जरा समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस रेडियस को समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस के जितने भी आगे ट्रेंड्स हैं वो सारे के सारे इसी पे डिपेंड करते हैं, साइज ऑफ एन एटम पे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटे, रेडियस है क्या? अभी मैंने शुरू में बोला कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उस तक जो डिस्टेंस है उसे मैं बोलूंगा रेडियस। मान लिया ये न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द ये कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है आर। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो मे बी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता था, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी तो हो सकता ना। तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसे हम बोल देते यार। और अगर ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता तो न्यूक्लियस से लेकर वहां तक जो डिस्टेंस था उसे बोल देते यार। मतलब सिंपल सी बात कि न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक डिस्टेंस है रेडियस आर। अब किस चीज पे डिपेंड करता है कि ये रेडियस? बेटे ये डिपेंड करता है न्यूक्लियस की और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन पे। अब देखो, अगर मैं मानता हूं ये इलेक्ट्रॉन एक ही है, ठीक है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन मैं लिख रहा हूं। अब देखो चलो पहला केस डिस्कस करते हैं, केस नंबर 1। समझिएगा जरा गौर से। अगर तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को जो भी बाहर है उसको पावर से ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करके रखेगा, जोर मोहब्बत ज्यादा इनमें, तो क्या होगा? वो इसके करीब रहेगा। जब ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन करीब करीब हैं तो इसका क्या मतलब है कि उनका फिर रेडियस क्या होगा? कम होगा। मतलब आपके पास जो रेडियस है वो डिपेंड करता है कुछ फोर्सेस पे जिन्हें हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस उन फोर्सेस को कहा जाता है जो दो चार्जेस के दरमियान होती हैं। तो न्यूक्लियस एक चार्ज है जिसके ऊपर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। तो देखो, अगर मतलब ये है कि ये फोर्सेस ज्यादा होंगी, अगर ये न्यूक्लियस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा अट्रैक्शन लगाता है तो उसको अपने करीब रखेगा। मतलब अगर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो डेफिनेट सी बात है कि आपके पास रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चलो मान लिया कि ये न्यूक्लियस पहले पावरफुल था, अब वो इतना पावरफुल नहीं रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ नहीं लेगा, क्योंकि अब उतनी फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं किया जा रहा। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं बल्कि थोड़ा सा दूर होगा। मतलब मे बी यहाँ पे हो, ये ऑर्बिट यहाँ पे ऐसे ना हो, मे बी ये ऑर्बिट ऐसे हो, ठीक है ना। मतलब अगर अट्रैक्शन वीक हो गई तो साइज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कम होंगी तो रेडियस डेफिनेट सी बात है फिर ज्यादा होता जाएगा। मतलब जितनी फोर्सेस ज्यादा होंगी उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा, रेडियस या साइज कम होगा। और जितनी फोर्सेस वीक होंगी, जितना ये न्यूक्लियस अच्छी फोर्सेस लगा के ट्रैक नहीं करेगा, उतना इलेक्ट्रॉन दूर होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कम होने की वजह से फिर रेडियस क्या हो जाएगा? ज्यादा।
ठीक है ना। तो मतलब पहली बात आपको समझ में आ गई कि आपके पास जो रेडियस है बेसिकली वो डिपेंड करता है फोर्सेस पे। और जी हाँ, सारा रोना इन फोर्सेस का ही है, हमने इनको ही डिस्कस करना है और इसी की हेल्प से हमने डिस्कस करना है कि आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर रेडियस का ट्रेंड क्या है, वो भी सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं जरा पहले लिख देता हूँ। हमने सबसे पहले तो ये जानना है कि आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर इन ग्रुप्स के अंदर क्या इसका ट्रेंड है, इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। और दूसरी चीज हमने जाननी है कि पीरियड्स के अंदर क्या ट्रेंड है और इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आइए डिस्कस करते हैं ट्रेंड ऑफ रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा, एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी बात बता देता हूँ। मैं ना एक कॉलम बनाता हूँ ऐसे, लो टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। देखिए याद रखिएगा, पहले सीख लें, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, मतलब ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप्स के अंदर, तो जो रेडियस होता है आपके पास, जो रेडियस होता है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ज्यादा होता है। लेकिन बेटे जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अलोंग द पीरियड्स, तो याद रखिएगा अगर बेटा, वही जो आपके पास रेडियस है वो डिक्रीज होता है। अब इसकी रीजन पे जाते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम इंक्रीज है और लेफ्ट टू राइट क्या है, डिक्रीज है। अच्छा, होता क्या है, सबसे पहले हम टॉप टू बॉटम मतलब ग्रुप्स की बात करते हैं। देखो बेटे, मैं ये कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल टॉप टू बॉटम यहाँ पे है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन का साइज कम है, लिथियम का उससे ज्यादा, सोडियम का उससे भी ज्यादा, पोटाशियम का उससे भी ज्यादा, रुबिडियम का उससे भी ज्यादा और सीजियम का सबसे ज्यादा। तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है टॉप टू बॉटम जो साइज इंक्रीज हो रहा है? तो चलो कुछ एग्जांपल से हम इनको समझते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लिया आपके पास, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कोई भी, हाइड्रोजन की लिथियम। अब हाइड्रोजन कैसा होता है, हाइड्रोजन होता है 1, ठीक है, 1s1, मतलब हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक प्रोटॉन है और उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। समझ आ रही है बात? याद रखिएगा जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आपके पास एक चीज इंक्रीज होती है जिसे हम बोलते हैं शेल नंबर। देखो फॉर एग्जांपल लिथियम है, लिथियम होता है 3, ठीक है ना, मतलब लिथियम होगा 3, लिथियम 3 है तो 1s2 2s1, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब पहला लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन होंगे, चलो ये लिख लेते हैं। उसके बाद पहला शेल आया, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा शेल आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब लिथियम के अंदर आके शेल अब 1 नहीं रहा बल्कि 2 हो गए। तो देखो जब शेल नया आएगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर जगह भी बढ़ेगी और साइज तो डेफिनेट सी बात इंक्रीज होगा। मतलब टॉप टू बॉटम बेसिकली क्या हो रहा है कि शेल नंबर के बढ़ने की वजह से आपके पास आपका रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है, रेडियस भी बढ़ेगा क्योंकि टॉप टू बॉटम शेल बढ़ रहा है, शेल बढ़ता जाएगा तो आपके पास डेफिनेट सी बात है बढ़ती जाएंगी, आपका साइज बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम में आते हैं, सोडियम होता है आपके पास 11, देखो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s1। तो मतलब सोडियम में कुछ ऐसा है कि इसके पास 11 प्रोटॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए लेकिन टोटल तो 11 है। तीसरा शेल भी आएगा, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब आपके पास जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे आपके पास शेल नंबर बढ़ेगा और शेल नंबर बढ़ने की वजह से रेडियस भी बढ़ेगा, ठीक है। एक बात तो समझ में आ गई। चलो, एक तो इस वजह से बढ़ना ही बढ़ना है। दूसरी बात देखो, टॉप टू बॉटम एक और काम हो रहा है। देखो क्या काम हो रहा है, एक और चीज बढ़ रही है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज अ शील्डिंग इफेक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पर एक और चीज काम कर रही है, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। वो क्या, देखो कैसे, देखो आपके पास यहाँ पे मैंने भी बोला शुरू में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पे डिपेंड करता है रेडियस, ठीक है ना। आपके दिन में सवाल आ जाता है सर ठीक है, उसके आपने कहा शेल नंबर बढ़ रहा है साइज बढ़ेगा, लेकिन टॉप टू बॉटम देखेंगे यहाँ पे पहले 1 प्रोटॉन थे, फिर 3 प्रोटॉन हो गए, फिर 11 प्रोटॉन हो गए, मतलब न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से खींचेगा। लेकिन बेटे वो ऐसा नहीं कर पाता, इसका उलट होता है। वो तो पता क्या है, चलो यहाँ पे भी तो ये न्यूक्लियस जो है ये डायरेक्ट आपके पास इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगाता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये पहलवान साहब चाहते हैं कि ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि अंदर वाले शेल के अंदर हैं, ये इसके दरमियान में आ जाते हैं, ये शील्ड के तौर पे काम करते हैं।
मतलब ये न्यूक्लियस अपना अपना फोर्स लगाना चाहता है इस इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतनी फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाता जितनी फोर्स से करना चाहिए था। वजह ये है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की जो शील्ड है, अंदर वाले जो शेल्स हैं, उन्होंने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बचा लिया। मतलब जितनी फोर्स लगनी चाहिए उतनी नहीं लग रही, तो इलेक्ट्रॉन और शोखा हो जाता है और वो और ज्यादा दूर चला जाता है न्यूक्लियस से। तो ये भी एक वजह है कि आपके पास टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, ठीक है ना, क्योंकि टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। ये देखो यहाँ पे एक शील्ड है, फॉर एग्जांपल आ जाओ सोडियम में ये 11 प्रोटॉन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन की शील्ड पहले इस न्यूक्लियस को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्ट करने पर रोक देती है, मतलब शील्ड के तौर पे काम करती है। और फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये फर्दर प्रोटेक्ट करते हैं बाहर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से। अब ये न्यूक्लियस इतनी पावर से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो इलेक्ट्रॉन शॉक हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप शौकी हो जाते हैं। अब जिसको तो पता है मुझे अब्बू की मार से कोई बचाने वाला नहीं है, तो वो तो बेटे शरारत नहीं करेगा, वो तो सुकून से पास ही रहेगा अब्बा के, कोई दूर नहीं निकलेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि नहीं अम्मा बचा लेगी, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप और शौके हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब आपको पता नहीं अम्मा भी बचा लेंगे, बहन भाई भी बचा लेंगे, किसी ने कुछ नहीं करना, फिर आप यशी करेंगे, आप बिल्कुल खुले डुले हो जाएंगे और रेडियस और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली वो चीज है जो आपको शील्ड करती है, मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से। और जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है बेटे याद रखिएगा, उतना रेडियस भी ज्यादा होता है और टॉप टू बॉटम आपके पास शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो शेल नंबर की बढ़ने की वजह से और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से आपके पास टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज होता है। सर अब देखो शेल नंबर बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट से और काम हो रहा है। देखो जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ते जा रही है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है। दूर होने का मतलब इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डिक्रीज होंगी तो रेडियस भी ज्यादा हो, वही तो हो रहा है। सिमिलरली आप देखें, जब शील्डिंग इफेक्ट, एक शील्ड आ जाती है, 2 शील्ड आ जाती है, नीचे जाओगे 3 शील्ड आ जाएंगे, इधर जाओगे 4 शील्ड आ जाएंगे, इधर जाओगे 5 शील्ड आ जाएंगे, बढ़ती जा रही है शील्ड। तो शील्ड कर क्या रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को कम, इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को कम मतलब अट्रैक्ट नहीं करने दे रही। तो बेटे वो भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में डिक्रीज हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कम होगी तो डेफिनेट सी बात है कि रेडियस आपके पास इंक्रीज की होगा। तो यही वजह है कि मैंने कहा कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आपके पास शेल नंबर बढ़ने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कम होने की वजह से रेडियस इंक्रीज होगा। होना चाहिए भाई कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। चलो इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, अब आगे चलते हैं। चलो टॉप टू बॉटम तो समझ में आ गया क्या होगा, अब लेफ्ट टू राइट डिस्कस करते हैं। लेफ्ट टू राइट क्या होता है। लेफ्ट टू राइट मैंने बोला कि आपके पास पीरियड्स के अंदर, मतलब मैं इधर मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपके पास रेडियस डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों सर, कैसे, चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पीरियड लिख लेता हूँ। आपके पास फॉर एग्जाम्पल लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम है, आगे आ गया एल्यूमिनियम, आगे आ गया कार्बन, आगे आ गया कार्बन के बाद आ गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये फॉर एग्जाम्पल एक पीरियड है। अगर लिथियम का साइज इतना है तो आगे जाते जाते ये साइज कम होता जाएगा, कम होता जाएगा ऐसे। मतलब लेफ्ट टू राइट आपके पास, लेफ्ट टू राइट आपके पास क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट आपके पास रेडियस के अंदर डिक्रीज आ रहा है। वजह, लेफ्ट टू राइट रेडियस में डिक्रीज आने की जो सबसे मेन और सॉलिड वजह है वो है कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ज्यादा, तो रेडियस का। सर क्यों, कैसे, क्योंकि जब बेटे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियड के अंदर तो शेल नंबर इंक्रीज नहीं होता, शेल सेम है, शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ेगा जब शेल नहीं बढ़ेंगे, तो ये दोनों तो इफेक्ट कर ही नहीं रहे होते, तो इनको तो गिनेंगे नहीं, लेकिन इसको गिनेंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं आपके पास, मैं लिथियम की एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ कर लेते हैं। लिथियम होता है 3, ओके, 1s2 2s1, ये न्यूक्लियस है, पहला शेल, इसके अंदर 3 प्रोटॉन आ गए, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल के अंदर आ गया आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास हो गया लिथियम। अब देखें लिथियम के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, किसी फोर्स से इसका कोई रेडियस है, चलो जो भी है, ओके। अच्छा
अब उसके बाद आता है बेरिलियम। देखो जरा, बेरिलियम होता है 4 1s2 2s2, ठीक है, और हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा जरा, ये हो गया न्यूक्लियस, 4 प्रोटॉन हो गए इसके अंदर, और ये आगे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये फिर आगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, मतलब अब शेल नंबर था सेम, मतलब न्यूक्लियस का बाहर वाले शेल से डिस्टेंस क्या था, सेम, लेकिन यहाँ पे देखो 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन का आपस में जो भी अट्रैक्शन होना था हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम इधर गए तो प्रोटॉन 4 हो चुके हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन भी 4 हो चुके हैं, लेकिन उनका फासला न्यूक्लियस से उतना ही। तो अब ये जो न्यूक्लियस है ये इसका फायदा उठाते हुए इन शेल्स को और ज्यादा पावर से अपनी तरफ खींचता है, और ज्यादा पावर से अपनी तरफ खींचता है। तो आपका क्या ख्याल है, इसका साइज इतना ही रहेगा? नहीं बेटे, इसका साइज आपके पास डिक्रीज होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट मूव करते वक्त एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, न्यूक्लियस पहलवान है, ताकतवर होता जा रहा है, और जो दूसरे बेटे आपके पास शेल तो इंक्रीज हुए नहीं, 2 थे पहले, 2 ही अब हैं, ठीक है ना। तो फिर न्यूक्लियस ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। मतलब मान लिया मैं कार्बन में ले आता हूँ, नाइट्रोजन में ले आता हूँ, नाइट्रोजन 5 है आपके पास, हाँ बेरिलियम 4, बोरॉन रह गया, यहाँ पे बोरॉन आना था, हाँ बिल्कुल, बोरॉन 5 होता है 1s2 2s2 2p1, ये 5 हो गए। अब देखो इसके अंदर 5 प्रोटॉन है, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए, उससे अगले शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसका साइज और कम होगा। देखो शेल इसके अंदर भी 2 ही हैं, लेकिन प्रोटॉन 5 होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, तो इसकी वजह से मैं कहूँगा कि लिथियम का साइज ज्यादा है बेरिलियम से, बेरिलियम का ज्यादा बोरॉन से। सिमिलरली बोरॉन का कार्बन से ज्यादा होगा, और कार्बन का ज्यादा होगा नाइट्रोजन से, एंड सो ऑन। मतलब लेफ्ट राइट जब हम मूव करेंगे तो आपके पास साइज डिक्रीज होगा, कम होगा। तो ये रेडियस का ट्रेंड है सिंपल सा आपके पास, ठीक है ना। तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि लेफ्ट राइट आपके पास ग्रुप्स के अंदर, लेफ्ट राइट पीरियड्स के अंदर आपके पास रेडियस डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम आपके पास रेडियस इंक्रीज होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन।